सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और इद्दत में निकाह केस का। आज एक बड़ा ही अहम फैसला सामने आया और उस फैसले में बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया की जो सज़ा थी 7-7 साल की, उसको अब बरकरार रखा गया है। तो जहां इससे पहले चंद एक केसेस में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलते देखा, वहां आज एक फ़ैसला उनके खिलाफ सामने आया और इस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन भी है कि अब ज़ाहिर है वो हाई कोर्ट जाएंगे और फिर इस सारे मामले को आगे जो मज़ीद इसको परसू किया जाएगा और इस मामले को ज़ाहिर है यहाँ पर नहीं रोका जाएगा। तो अब एक तरफ सूरत हाल ये है जहाँ कानूनी महाज पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंजेस का सामना है, दूसरी तरफ हुकूमत उनको अब शहबाज शरीफ साहब खुद उनको ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई मुश्किलात हैं, तो आप आएँ, बैठें, हमारे साथ मिलकर बात करें। फिर एक एक्टिविटी ये भी है कि अगले 2 रोज़ में 3 रोज़ में बजट भी जो है उसको असम्बली से मंजूर होना है। तो उसके बाद की क्या सूरत हाल बनेगी, अपोजिशन इस हवाले से अपनी पूरी प्रेपरेशन इस वक्त कर रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन में भी कहीं कुछ इख्तलाफात हमें नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, और यही मामला कुछ नून लीग के अंदर भी मौजूद है। तो हुकूमत अब अपने इत्तेहादियों को मना चुकी है, लेकिन अपोजिशन के साथ मामला लेकर किस तरह से आगे चलेगी, आगे का क्या सियासी मंजरनामा होगा, खासतौर पर बजट के बाद अगर महंगाई बढ़ती है, एक आम आदमी पर इसका बोझ मजीद पड़ता है, तो क्या सियासी हिकमत अमली फिर हुकूमत की और अपोजिशन की हो सकती है और मामला कितने आगे बेहतर या खराब हो सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्जा इफ्तिखार बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, नजम वली खान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो शौकत साहब, ये ज़ाहिर एक फ़ैसला ये आज सामने आया, अब इसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो अब अदालती निज़ाम पर तो आपको एतमाद है ना, चूँकि यहीं से अभी तोशाखाना केस भी ख़त्म हुआ, चंद एक और केसेस थे जिसमें आपको रिलीफ भी मिला है, तो अब क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे? अरबाब जहांगीर, जब किसी केस का फैसला हो जाता है तो उस पर फिर आप तबसरा करते हैं कि क्या ये फैसला आईनी है, गैर आईनी है, कानूनी है या गैर कानूनी है। मैं एक कानून का अदना तालिब इल्म भी हूँ और एक सियासी कारकुन भी हूँ। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में आइन, कानून और इंसाफ का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आज पूरी दुनिया के अंदर मैसेज आप क्या दे रहे हैं कि आज पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल को इद्दत में निकाह पर आपने पाबंद सलासल किया हुआ है। मैं अगर नजर दौड़ाता हूँ दुनिया की तारीख पे या पाकिस्तान की हिस्ट्री पे नजर दौड़ाता हूँ, तो मुझे तो कम से कम कोई ऐसा केस नजर नहीं आता कि किसी को इद्दत में निकाह पर वो बंद कर दिया गया हो, उसमें जिसको जेल में डाल दिया गया हो। तो कम से कम ये तो मैं समझता हूँ कि दूसरी बात तो ये है कि हम तो एक मुसलमान मुआशरे में रहते हैं, हम कहते हैं माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, और लेकिन इज्जतदार लोगों के लिए मैं समझता हूं कि आप अगर सियासत करते हैं कि अगर मामला आपका मुखालिफ आपकी माँ बहन बेटी तक चला जाए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसकी सियासत कहाँ खड़ी है, उसकी मोरालिटी कहाँ खड़ी है। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बुशरा बेगम को एक इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब की कमजोरी समझकर कि खान साहब डील नहीं कर रहे, ढील नहीं दे रहे, खान साहब झुक नहीं रहे। यहाँ पे तो होता था एक महीना जब लोग पकड़े जाते थे, एक बीमारी नहीं होती, जब जेल जाते थे 100 बीमारियां निकल आती थी, रातों रात डील हो जाती थी। कोई 10 साल के लिए 5 साल के लिए मुल्क से भाग जाते थे और जिन जिन मुल्कों में उनके असासे और पैसे होते थे वहां चले जाते थे। खान साहब ने कहा मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, ना मैं डील करूंगा ना मैं झुकूंगा। इसलिए मेरे भाई आज वो आप देख रहे हैं कि बुशरा बेगम का वो केस जिसमें मैं बतौर एक कानूनदान अगर तबसरा करूं, अंदाजा ये करें कि कोई ऐसा कोई मुझे ज्यूरिस्ट बता दें कि आप किस बुनियाद पर सजा दे रहे हैं। इस बुनियाद पर कि जी वो कहती हैं कि मैंने निकाह किया है और शादी के जुर्म में इस वक्त मियां बीवी को बंद किया हुआ है, इसके अलावा कोई FIR किसी में कोई गिरफ्तारी नहीं है। सिर्फ आज आप अपने आप को हम सवाल करते हैं कि शौकत बसरा को या आपको या किसी और को, उनमें तो शर्म हया और गैरत नहीं है इस वक्त, जिन्होंने जो खान को झुकाना चाहते हैं, जो 90% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, उनको तमाशा बनाया हुआ है। लेकिन मैं बात ये करता हूं कि यार माएँ बहनें बेटियां, मैं बार बार कह रहा हूं, करें सियासत,
करें इंतकाम। और दूसरी बात आपको खुल के सामने आ गई, राना सनाउल्लाह क्या कहता है कि हम खान को बाहर नहीं आने देंगे, बिल्कुल, मैं उसी हम तरफ इनके खिलाफ केसेस और बनाएंगे। अच्छा, ये एहसान इकबाल क्या, अब आपका जो अपना शौकत साहब जो आपका दौरे हुकूमत था, वो खान साहब के बहुत सारे बयानात हैं जिसको आज अपोजिशन जमातें भी कोट करती हैं कि वो किसी के बारे में बयान देते थे कि राना सनाउल्लाह को मैं जेल में डालूंगा और वो जेल में चले जाते थे। वो शायद खाकाना बासी से मुतालिक बात करते थे, वो जेल में चले जाते थे। तो ये जो राना साहब का 2 दिन पहले का बयान है और ये आज का ये जो फैसला है, इसमें कहीं कोई कनेक्शन तो आप नहीं ढूंढ रहे? ये तो एक इत्तेफाक था कि 2 रोज पहले उनका बयान आया। अरबाब, अगर आप कंपैरिजन करते हैं इमरान खान का और जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो फिर तो क्यामत की घड़ी है मेरे भाई, फिर क्यामत करीब है। इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि वो लोग जिन्होंने यहाँ पर 70 साल से या अमरीत रही या ये दोनों पार्टियां रही, जो अपना सारा पाकिस्तान का माल लूटकर दुनिया से बाहर ले गए, जिन्होंने बाहर जायदादें बना ली, और वो इमरान खान। शख्सियात का, नजरियात का तो मैं कोई मवाजना कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो तो उनके बयान का आपको हवाला दे रहा हूं कि वो भी इस तरह की बात करते थे और फिर वो हो जाता था। देखिए, मैं फिर कहता हूं, हम जहां तक अपने राना सनाउल्लाह की बात की, एहसन इकबाल की बात की, आप मियां नवाज शरीफ की बात कर लें, मरियम बीबी की बात कर लें, मेरे भाई हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने वो जो बनाई थी GITs, इमरान खान ने तो नहीं बनाई थी। उसमें बाकायदा जनरल बाजवा को कोट करते हैं इमरान खान। वो क्या कहते हैं? वो कहते थे कि ये करप्ट हैं, बददियानत हैं और ये GITs हैं। वो GITs आज खत्म तो नहीं हो गई। और उन GITs में कौन था? ISI के लोग थे, MI के लोग थे, IB के लोग थे और बाकी तमाम एजेंसियां थी। हुआ क्या? जब लंदन प्लान हो गया, डील हो गई, रातों रात अदालतें जो है वो एयरपोर्ट पे चली गई, 17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग भी खत्म हो गई, एवनफील्ड के अपार्टमेंट, एक दिख रहा, एवनफील्ड के अपार्टमेंट भी खत्म हो गए। और ये वही लोग हैं जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते थे, आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले कि हमारे जराए कहां से आए हैं। मरियम बीबी क्या कहती थी? लंदन तो क्या, मेरे तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। इसलिए मेरे भाई ये कंपैरिजन न करें इमरान खान का। इमरान खान तो इस वक्त दुनिया के चले वो 4.25 साल सारे इदारे आप लोगों के पास थे, वो उसमें कितना साबित हुआ कितना नहीं हुआ, अभी वो उस बहस में हम जाएंगे तो लंबी हो जाएगी। इस पर हम आगे चलकर थोड़ा सा बात करते हैं ना। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, जब ये इस तरह का, इस नौयत का कोई बड़ा अहम फैसला आने वाला हो, तो फिर जिस तरह राना साहब का 2 रोज़ पहले का बयान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उस बयान से मुतालिक बात करेगी कि उन्होंने इतना खुलकर कहा कि हम उनको चाहे आइन और कानून के दायरे में, लेकिन हम बाहर नहीं आने देंगे। तो ये क्या एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन को इस तरह की बात करनी चाहिए? उन्हीं की पार्टी के वज़ीर आज़म जिनके वो मुशीर हैं, वो उनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, वो अपोजिशन को, और उन्हीं का पॉलिटिकल मुशीर जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। तो फिर जब फैसला इस तरह का आएगा, ज़ाहिर है कि फिर वो जमात, जो मज़कूरा जमात है, वो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेगी। बातें हैं। एक तो आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये जो अमन का, डायलॉग का, गुफ्तगू का एक ऑफर दी है, और बड़ी, आज हमारे कौमी असम्बली में भी आए हुए थे, वहां भी उनसे बातचीत हुई, ये बड़ी संजीदगी के साथ ये ऑफर दी है, क्योंकि यही एक रास्ता है। चीजें तो कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया है और उसमें कोई ईगो का मसला नहीं होता, तो वो ही मसले को हल कर सकता है। कन्विंस और गेट कन्विंस बुनियाद पे बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके मसाइल रोडों पे, शाहराहों पे, गलियों पे, मीनारों पे जाके हल होंगे, तो ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये ऑलिव ब्रांच जो शहबाज शरीफ साहब ने आज पेश की है इमरान साहब को, PTI को और दूसरे अपोजिशन जमातों को कि भाई आए, हम संजीदगी से बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, इसको मुस्बत अंदाज में कौमी मफाद के तहत इनकैश करें, इससे फायदा उठाएं, और बैठ के आप देखेंगे कि चीजें खुलेंगी, रास्ते खुलेंगे। जो अच्छे पॉलिटिशियन है वो कभी भी रास्ता बंद करके नहीं बैठते। मिर्जा, अभी तो बड़ा अच्छा मौका था हुकूमत के पास ना, ये बजट जब आया तो इससे मुतालिक वो इनसे अपोजिशन से भी तजावीज़ मांगते। अपोजिशन तो दूर, उन्होंने तो आपकी जमात से, यानी अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात से जिनकी वजह से उनकी हुकूमत बनी है, उनसे कुछ नहीं पूछा, उनको एतमाद में नहीं लिया। तो ये आपको नहीं लगता ये तो एक बड़ा मौका ज़ाया कर दिया? इस मौके पर अपोजिशन को एतमाद में ले सकते थे वो? नहीं लिया था। मुशावरत में हमने 2 दिन कौमी असम्बली के इजलास में एब्सटेन किया, दूसरे दिन 4 आदमी अलाउ किए थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चेयरमैन, उसमें एक मैं भी था, तो लेकिन हमने कोई हिस्सा नहीं लिया।
को डिबेट में। फिर साथ साथ हमारी मीटिंगें चल रही थी इनकी आला क़यादत से, इसमें इसहाक डार साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे और दूसरे लोग थे। ठीक है। और मैं बड़ी खुशी आपको ये बताते हुए कि ज़्यादातर इश्यूज एड्रेस हो गए। हम तीसरे दिन दोबारा पूरी हमारे मिनिस्ट्र की जो टीम थी वो शिरकत किया उन्होंने, और उसके बाद से हम बड़ी तेजी के साथ बजट को लेके चल रहे हैं। कल और आज कट मोशन का था सिलसिला जो खत्म हो गया, पूरा मौका दिया गया बोलने को पीटीआई को, बल्कि कट मोशन में हमारी तरफ से तो किसी ने बात ही नहीं की। तो पूरा टाइम जो था पूरे दिन, कल भी रात को 8-9 बजे खत्म हुआ, आज भी 6 बजे तक इजलास। हम नहीं चाह रहे कि कोई इस तरह के नाजायज फायदा उठाए कि भाई हमारी मेजोरिटी है और हम डिक्टेट करें। नहीं, हम हाउस को उस तरह से चलाना चाह रहे हैं जिस तरह हाउस को चलना चाहिए और जो सियासी जमातें एक्सपेक्ट करती हैं उनका हक है। ठीक है, चलें, ये जो 9 निकात आप लोग के थे उनकी जो तफसील है उस पर कितना अमल दरामद होगा, हुकूमत ने कितना माना, आगे चलकर मैं इस पर भी ज़रा थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। नजम वली साहब, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाउस को बेहतर तरीके से चलाना चाह रही है। इन्होंने शायद हुकूमत भी इसीलिए बनवाई, इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑफर की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ और जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हुकूमत की जमात है PMLN, यानी हुकूमत और अपोजिशन का जो ये स्पेस, एक गैप है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अब जाहिर है ये आज के फैसले के बाद शायद और मजीद बढ़ जाएगा। ये इसमें कैसे कमी आ सकती है? आपको कोई ऐसी राह नजर आ रही है? देखें, ये गेम तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर्ट में है कि उन्होंने बातचीत की तरफ जाना है या मुसामत की तरफ जाना है, और रास्ता तो जमहूरी मुल्कों में मुज़ाकरात से ही निकलता है, बातचीत से ही निकलता है। अगर वो बातचीत से भागते रहेंगे तो फिर रास्ता नहीं निकलेगा। मैं आपको एक बात तो बड़ी बात से बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार कहा जाता है कि वो इन सियासी हुक्मरानों के साथ कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के साथ बराह रास्त उनकी कोई बात हो सकती है, तो मैं दो ठोक अंदाज में कहता हूँ कि पाकिस्तान की फौज बतौर इदारा किसी सियासतदान के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बात नहीं करेंगे, बात तो इनको सियासी हुक्मरानों के साथ ही करनी पड़ेगी और वहीं सही रास्ता निकलेगा, क्योंकि जमहूरियत का रास्ता निकलता ही पार्लियामेंट से है, निकलता ही बातचीत से है, मुज़ाकरात से है। अच्छा नजम साहब, ये आपको ये जो आपने भी बात की कि ये बराह रास्त इनकी बात नहीं हो सकेगी, नजम साहब ये कोई आपकी कोई सोर्सेज के जरिए ये कोई खबर है या मौजूदा जो सूरत हाल है आप उस पर तबसरे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि ये मुमकिन हो सके, या ये कोई आपके पास वाकई इस तरह की मालूमात है? मेरे पास ही बाकायदा मालूमात आप कह सकते हैं, और ये कल एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी थी, अगरचे वो उसमें इस्तेहकाम के हवाले से थी। जाहिर है पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर जितनी गुफ्तगू हुई वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा और ये मशवरा दिया गया पाक फौज को भी कि आप अगर ऑपरेशन को कामयाब करना चाहते हैं तो आप आगे उनसे इमरान खान साहब से बात करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान की क्लियरेंस के बगैर ना गंडापुर आगे बढ़ेंगे, फिर मौलाना फजल रहमान से बात करें। तो जवाब बिल्कुल वाज़िह था कि आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। फौज अगर शहबाज शरीफ से बात करती है तो वो इसलिए बात नहीं करती कि वो मुस्लिम लीग नून के सदर थे या कोई रहनुमा है, ख्वाजा आसिफ से इसलिए बात नहीं करती कि वो कोई मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, वो इसलिए बात करती है क्योंकि वो इस वक्त वज़ीर दिफा है, और वो इसलिए बात करती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। तो अगर कोई जरूरत पड़ेगी बात करने की, क्योंकि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये कि फौज उनसे बात करे, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पैरामीटर में वो बात करे, किस चीज पर वो बात करे, क्या वो एग्रीमेंट कर सकती है। एक तरफ ये कहते हैं कि फौज का अमल दखल खत्म होना चाहिए सियासत में, और दूसरी तरफ एक मरतबा फिर रास्ता देते हैं कि वो मुदाखलत करे। और मुझे माजरत के साथ कहना है कि 9 मई इसकी बहुत ही खौफनाक साजिश थी कि फौज जो कि ब्रिगेडियर्स लेवल पे, फॉर्मेशन कमांडर्स के लेवल पर फैसला कर चुकी थी कि उसने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, उसने अदालतों को अब फैसले नहीं भेजने, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी, तो उसको मजबूर किया गया। और अभी तक पाक फौज जो है चूंकि मुदाखलत नहीं करना चाहती, वो इंतजार कर रही है कि सजाएं मिले, वो इंतजार कर रही है कि जिन लोगों ने इंडिया की में जश्न का समा पैदा किया था, पाक फौज के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था, वहां पर जाकर जो कुछ उन्होंने किया सबके सामने है, जो तोड़ फोड़ की, उनको सजाएं मिले। अच्छा, मैं अरबाब जो बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आज सिचुएशन बनी हुई है, और आपने आज की सिचुएशन का ही सवाल किया अरबाब, ये एक बहुत ही शर्मनाक केस है, ये बहुत ही घटिया केस है, इस किस्म के केसेस नहीं होने चाहिए, ये मुकदमा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बुनियादी सवाल और भी है, आपको याद होगा कि हमारे एक साबिक वजीर आजम
जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो फांसी पर चढ़ गए थे। आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी जो इस वक्त दीवान सदर में मौजूद हैं, उन्होंने 11 साल लंबी जेल काटी। आपको याद होगा वो नवाज शरीफ जो आज भी वजीर आजम नहीं है, वो जाती उम्रा में बैठे हुए हैं, वो उनको नाअहल किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको हथकड़ी लगाई गई, उनको जलावतन उनको बार बार होना पड़ा। लेकिन ऐसे मुकदमात नहीं बने उन पर, बिल्कुल नहीं बने। राना सनाउल्लाह उन पर हेरोइन का मुकदमा बन गया, ख्वाजा साद रफीक पता नहीं कौन कौन से मुकदमात बन गए। इस किस्म के मुकदमात नहीं बने। हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारे सियासी जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त बहुत कह रहे हैं कि जनाब इसके सियासी मकासद हैं, ये मुकदमा बना क्यों? ये खबर मानी का है कौन? ये शख्स कौन है? ये बुशरा बीबी का पहला खामंद है। ये आप क्यों भूल जाते हैं कि मुफ्ती सईद कौन है? ये लतीफ कौन है? ये उनका मुलाजिम है। ये मुफ्ती सईद कौन है? ये उनका निकाह हुआ है। ये ओन चौधरी कौन है? ये उनका दोस्त है। भाई ये मुकदमा मुकम्मल तौर पे मुझे माजरत के साथ कहना है कि ये मुकदमा इंतहाई शर्मनाक है। इसके मामलात शर्मनाक हैं, इसके फरीक शर्मनाक हैं। जो कुछ खबर मालिका ने किया, मुझे अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है जिक्र करते हुए कि ये साहब जो थे इमरान खान साहब के दौर में सरकारी वफूद का हिस्सा बनते रहे, हरम शरीफ तक के वफूद का हिस्सा बनते रहे। ये साहब जो थे पाक-पातन में इनकी हुकूमत कायम थी, ये पुलिस अफसरान को तब्दील करवाते थे। साहब ये आपने बड़ी मुनासिब बात की कि इस तरह का मुकदमा बनना ही नहीं चाहिए था। हाई कोर्ट क्या फैसला करता है हम देखेंगे, लेकिन आपको याद होगा जब ये मुझे सिर्फ आखिरी फिक्रा जी अच्छा मुकम्मल कर लें, आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं आप ही से सवाल कर रहा था जिम्नी एक फिक्रा कह रहे दीजिए। और आज ये साहब जो है झूठा लेके सब कुछ कर रहे हैं, तो एक तरफ जहां पर मुझे ये कहना है कि खबर मानी का जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, घटियापन कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए था। वहां पर मुझे ये भी कहना है कि एक बड़े लीडर को जिस तरह के इखलाकी किरदार का मुजाहरा करना चाहिए था, जो कुछ करना चाहिए था, अगर हम उन बयानात पे चले जाएं, उनको भी ये कुछ नहीं करना चाहिए था। वो भी शर्मनाक था, वो भी छोटापन था, वो भी गलत था। ठीक है। अब ये आप देखें कि जब ये मुकदमात ये बन रहे थे तोशाखाना और ये वाले, तो उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि ये शायद 2 रोज़ या 3 रोज़ या 1 हफ्ता भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे और ये बिल्कुल इनकी हालत पतली हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि ये 300 से ज़ायद रोज़ हो चुके हैं, ये 1 साल होने को आ रहा है और अभी तक आप देख लें कि ये जो बसरा साहब ने पॉइंट उठाया कि ना हमने किसी बीमारी की बात सुनी है, ना हमने कोई बाहर जाने की बात सुनी है, ना कोई इस तरह की दरख्वास्त कोई सामने आ रही है, बज़ाहिर ना कोई इस तरह का रिलीफ मांगा जा रहा है। तो ये अब बहरहाल ये वाला क्रेडिट आप देंगे इनको या नहीं? नहीं, मैं नहीं देता, क्योंकि बात ये है वो बात करने के लिए तरस रहे हैं, वो कमेटियां बना रहे हैं, वो कह रहे हैं फौज उनसे बात करे, वो कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए, बार बार कहते हैं। वो सियासी लोगों से बात ही नहीं करना चाहते, वो फौज से बात करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से बातचीत ही नहीं की जा रही। अब अरबाब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, वो मुझसे बात ही नहीं करता और मैं ये क्रेडिट ले लेता हूँ कि मैं डटा हुआ हूँ, ये किस किस्म का क्रेडिट है? फौज का मसला ये है या खान साहब का मसला ये है कि खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है? क्या खान साहब की जमानत दी जा सकती है कि वो बाहर आएंगे तो वो रियासती मामलात में जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे? क्या ये इस वक्त जब बाहर के ममालिक में मुजाहरे होते हैं और शहबाज गिल वहां पर आर्मी चीफ के हवाले से, फौज के हवाले से जो कुछ वहां पर करवाते हैं, क्या इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर और IMF के मुजाहरों से हट के यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, जो ट्वीट्स कह रहे हैं, क्या रियासत जो है खान साहब पे एतबार कर सकती है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि खान साहब की गारंटी कौन देगा? खान साहब की गारंटी देने के लिए कोई शख्स यहाँ पर तैयार ही नहीं है। जब उनसे बात ही कोई करने को तैयार नहीं है, कोई उनको रास्ता देने को तैयार ही नहीं है, तो इसके सिवा उनके पास चारा क्या है कि वो डटे रहे, वो खड़े रहे, वो क्या करेंगे इसके अलावा? कर सकते हैं नजम साहब, ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन पर किसी को ट्रस्ट नहीं है या उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, तो फिर शहबाज शरीफ साहब असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये बात किस तरह कहते हैं कि आए हमसे बात करें, बैठें, मुज़ाकरात करें? वो इसके बावजूद भी उनसे बात करने को तैयार हैं, तो इसकी क्या वजूहत हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इन तमाम सियासी जमातों से बात करने में संजीदा नहीं है? अब ये 5 आ रहे हैं इस हुकूमत को, बजट भी ये हुकूमत अपना पहला मंजूर करवाने जा रही है। अगर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे बात नहीं करना चाहती, तो फिर आगे हिकमत अमली क्या होगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद बसरा साहब से हम वापस आएंगे, फिर इख्तियार बेग साहब की और नजम वली साहब की इस पर राय जानेंगे। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। शौकत बसरा साहब, नजम वली खान साहब और इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शौकत बसरा साहब, ये इन तीन जमातों से अगर आपको मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से बात नहीं करनी, तो फिर इस सिस्टम में चौथा फरीक आप कहाँ से लेकर आएंगे? फिर जो नजम वली साहब कह रहे हैं कि आप बात करना चाह रहे हैं मुख्तदिर हलकों से, वो आपसे बात करने में दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे, तो फिर ये मामलात ये कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर कोई तहरीक वगैरह, कोई एहतजाज सड़कों पर कुछ शुरू करने जा रहे हैं, उसमें पहले ही आपको मुश्किलात का सामना है? अरबाब जहांगीर मिर्जा साहब ने भी, इख्तियार बेग साहब मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे उनसे ज़ाती मरासम भी हैं, तल्लक भी है, नजम वली भी भाई हैं। मैं अभी ये दोनों बात कह रहे थे, आप भी वही बात कह रहे हैं कि ये जमहूरियत है, मुज़ाकरात करें, रास्ता पार्लियामेंट से निकलेगा। पहली बात तो इस वक्त पाकिस्तान में किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। वो कौन सा मुआशरा है जिसके अंदर आज जजेस, इन्होंने इंसाफ देना है, जजेस इंसाफ मांग रहे हैं। सहाफियों के लिए काले कवानीन नहीं बन रहे, सिर्फ उनको अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। सियासी कारकुनों को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया है इलेक्शन में, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया। बस वो अमेरिका में नजर आ गया, देखिए वहां करारदाद मंजूर हो गई है, तो अब देखते हैं उसके असरात यहाँ तक कब पहुंचते हैं। अच्छा, वो इल्जाम भी लग रहा है आपकी जमात पर कि आप लोगों ने वो उकसा कर जरा उसको मंजूर करवाया। जी, मैं जवाब देता हूं, दोनों बातों को देता हूं। और हमें कहा जाता है कि आप मियां शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात कर लें। कौन है मियां शहबाज शरीफ? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। कौन है मियां नवाज शरीफ? मैं बताता हूं कौन है मरियम बीबी। देखें, लोग सियासी लोगों से बात करते हैं जिनको अवाम का मैंडेट हासिल होता है, जो अवाम के मुंतखब लोग होते हैं। यहाँ तो मियां नवाज शरीफ जो लोग को बड़े सेरे बांध के लाया गया था कि जी बड़ा मियां आवेगा तो लग पता जावेगा, वो मियां अपनी जमानत जब्त करवा बैठा और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जेल में है उनसे 80,000 से हार गया। आजकल वो कबूतर उड़ा रहा है, तोते उड़ा रहा है, तंदूरों को विजिट कर रहा है। मरियम बीबी खुद जो जाली वजीर आला है, फार्म 47 की पैदावार है। शहबाज शरीफ, किनसे मुज़ाकरात करें? इनसे करें, डमीज के साथ, जो बेचारे अपना वजीर खजाना नहीं लगा सकते। पेट्रोल बढ़ाते हैं, कहते हैं 15 रुपए कम कर रहा हूँ। वजीर खजाना शाम को आता कहता है अपनी हैसियत और औकात में रहो, 4 रुपए बढ़ेगा। और आप कराची में बैठे हैं, इख्तियार बेग साहब वहां बैठे हैं, क्या हुआ है वहां पे? 10 MQM कह रही है उनका 100% मैंडेट जाली है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी कह रही है MQM का मैंडेट जाली है। 10-10, 12-12 हजार वोट नहीं मिले वहां पे कराची में। हमारे 1-1 लाख को वहां कन्वर्ट कर दिया गया। मेरे भाई, मुज़ाकरात अब कहते हैं, कह रहे थे कि मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। मैं जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं, यहां तो एड़ियां रगड़ी जा रही हैं, यहां तो पांव पड़ रहे हैं। यही पीपल्स पार्टी इलेक्शन के फौरी बाद, हालांकि पार्टी खत्म कर दी, तोड़ दी, कैंडिडेट नहीं थे, कैंपेन नहीं थी, निशान छीन लिया गया। इमरान खान ने हिस्ट्री और इनको बड़ा लाया गया, डील करके लंदन से आ रहे हैं जनाब, मियां ने वजीर आजम बनना है। लोगों ने 90% वोट इमरान खान को दिया। यहां पर मियां नवाज शरीफ वही था, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। पता ये चला, वोट को इज्जत देते हुए पता भी ना चला। और जनाब महीना जेल नहीं काटी, रातों रात कोई आ गए, सऊदी अरेबिया वाले आ गए, कोई क्लिंटन आ गया कि मेरा बहुत लाडला है मियां नवाज शरीफ नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमारी गारंटी बाकी नजम वली साहब कोई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? हम डील नहीं करना चाहते, हम झुकना नहीं चाहते। हमें तो पहले हफ्ते कहा गया था जब खान साहब अटक में आए थे कि चले जाएं, 3 साल खामोश रहे, 5 साल खामोश रहे। आज भी किसने, बसरा साहब, ये किसने कहा था? ये इससे पहले तो शायद ये चीजें मंजर आम पे नहीं आई। तो ये हमेशा ताकत दो। जो लोग इन विचारों को लेकर आए हैं, सियासी नमूनों को, जो काउंसलर नहीं बन सकते, क्या आपका ख्याल है ये हमारे साथ डील करेंगे? भाई, हमारी गारंटर तो अल्लाह हक है, कर लें जितना साहब। ये जो अभी की सूरत हाल जो पूरी बयान कर रहे हैं, 2018 के इलेक्शन, 2018 के रिजल्ट्स पर भी फिर ये इस तरह की बातें जो आपकी ऑपोजिशन जमातें करती हैं, फिर वो उसको भी आप लोग तस्लीम करते हैं जो कुछ उस वक्त हुआ था। एक काम करें ना, हम तो बार बार कह चुके हैं, बेशक ये जाली हुकूमत है, ये नमूनों की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 वालों की हुकूमत है। बिस्मिल्लाह करें, 2018 से बना लें जुडिशियल कमीशन। हमने तो आज इनको ऑफर करते हैं, बनाएं, रास्ता निकलना चाहिए। उस कमीशन का मुतालबा ये आपसे करते थे, आप नहीं बनाते थे। आपने वो एक पार्लिमानी कमीशन को बना दिया, जुडिशियल कमीशन तो आपने नहीं बनाया। आपने कहा 3 पार्टियों से बात करें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM। इनसे तो एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा,
अभी इनको हम बिल्कुल इनकी मदद नहीं करेंगे। ये एड़ियां रगड़ते रहेंगे हमारे सामने, इनकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाई, इन्होंने अवाम के हक पे डाका डाला है। 8 फरवरी को अवाम ने इमरान खान को वोट दिया था। इस तरह समझते हैं कि मेरे घर पे, फर्ज करें मैं आपके घर पे डाका मार लूं, आप कहें कि अरबाब साहब आया बसरा ने डाका तो मार लिया है, अब बसरा से मुज़ाकरात करते हैं कि यार जिहड़ियां थोड़ी शैवां बाकी रह गई है ना वो भी लुट के ले जा। ऐसे नहीं होता। इसलिए इनके साथ कोई मुज़ाकरात मेरे भाई नहीं होंगे। ठीक है, चलें, मुज़ाकरात इनको कोई नहीं करना चाहते आप लोग। सुन लें, आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका की बात की, सुन लें एक फिक्रा कह के। मेरे भाई, आपने कहा आपने लॉबी कर ली, आपके कहने पे कर दिया। कितना हाउस है? 98% डेमोक्रेट और कांग्रेस वाले। आप जरा मुलाजा करें, 98% लोगों ने क्या कहा है। वो अमेरिका जो कहते थे हमारा वेंटिलेटर है, वो अमेरिका जिस वजह से इमरान खान को बंद किया हुआ है, वो अमेरिका जिस वजह से खान साहब की हुकूमत भेजी हुई है, वो अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुआ है। जी चलें, जरा बसर साहब मेरा रुकिएगा जरा। जी मिर्जा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जरा इस पर ले लेना। वो कहते हैं पाकिस्तान में बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल। ठीक है, चलें, इस पर हम जरा बात करते हैं अमेरिका में जो कुछ हुआ है। लेकिन जो मुज़ाकरात से आपने इनकार कर दिया, जरा मौका दीजिएगा बसर साहब, जरा पॉइंट आपका आगे जरा। कल अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा है? कल अतर मिनल्ला साहब ने फुल बेंच में क्या कहा है? उन्होंने कहा निकालें 8 फरवरी, निकालें जो डाका डाला गया था उसको लगाएं। ठीक है, चला अब ये निकलता है तो क्या होगा, जरा रुकिएगा। जिनके पास अब इख्तियार है जरा उनसे भी ये जान लेना। मिर्जा साहब, ये हुकूमत पर आप लोग क्यों नहीं प्रेशर डालते कि 8 फरवरी के मामले पर एक कमीशन बनाए? वो उहदे तो है ना। जी जी इख्तियार बेग साहब, ये मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। 8 फरवरी वाला मामला जब तक अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? जी इख्तियार बेग साहब, एक पैनल एक सीनियर पार्टी के रहनुमा को बिठाया हुआ है और दुनिया की बातें सुनवा रहे हैं और मौका बोलने का आप दे नहीं रहे। मैं पार्टी की नुमाइंदगी नहीं सर, आपके पास अब पूरा मौका है, आप अपनी बात पूरी मुकम्मल करें, आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। देखिए, मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे पहली बार हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। इनको पता है 2008 में भी मैंने जो इलेक्शन लड़ा था तो 50,000 वोट तो उस वक्त भी मेरे थे खुशबख्शुदार के मुकाबले में, जो फिर बाद में सीट पे ड्रॉप मैंने करी उनके लिए। तो एक 2002 से इस फील्ड में, सियासत में, इलेक्शन में बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है। तो इस तरह की बातें करना कि जी वो 10 वोट नहीं पड़े और 20 वोट नहीं पड़े, ये आप लोग ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं और अपने तमाम शवाहिद और एविडेंसेस के साथ गए हुए हैं। ट्रिब्यूनल में हेयरिंग हो रही है, मेरिट पे हो रही है, उस पर कोई किसी की अंधा एतमाद है हमारा जो जजेस साहिबान है, और वहाँ पे काबिल वकील किए हुए इन्होंने भी, हमारी भी, और इंशाल्लाह पता चल जाएगा जब रिकॉर्ड मंगाया जाएगा, जब फॉर्म 45, 47 दूसरी रिकॉर्ड्स ऑफ विटनेसेस जो दी गई हैं उनको सुना जाएगा, स्टेटमेंट ली जाएंगी, तो सब चीज सामने आ जाएंगी। सही, आपने अदालतों में अपना मौक़िफ़ जमा करा दिया, रिकॉर्ड जमा करा दिया और अब इसको हमने डिफेंड करना है। तो ये तो एक बात खत्म हो गई, तो उसमें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। उसमें यही है कि जब आपकी जो मेरिट फैसले होंगे वो दूध का दूध और पानी का पानी लदा हो जाएगा। जहां तक सवाल है पीपीपी एड़ियां रगड़ रही है, मैंने तो ये कभी भी नहीं कहा। पीपीपी में तो किसी ने बात भी नहीं करी। ये तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो मेन अलाए हैं। इख्तियार साहब, वो जो गिलानी साहब जब अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, जब जरदारी साहब मुल्क से बाहर थे, तो वो उस वक्त उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जी ऐवान सदर भी हाजिर है और मैं भी अपना रोल प्ले कर सकता हूँ, पीपल्स पार्टी भी रोल अदा कर सकती है। हुकूमत साजी हो रही थी और रात के 12 बजे के करीब फिर पीपीपी ने और नून ने डिसाइड किया कि हम हुकूमत बनाएंगे और एग्रीमेंट साइन हुआ। उस दिन भी साहब ने यही कहा था कि हम तो चाहते हैं नेशनल गवर्नमेंट बने, सब मिलके आगे आए और मिलके हुकूमत बनाए और पाकिस्तान को माशी क्राइसिस और सियासी बुरान से निकाले। तो हम तो बड़े खुले दिल के साथ हम इस मामले में माइजर नहीं है, हम छोटे दिल के नहीं है। जरदारी साहब ने 2-3 बार ये बात करी और बिलावल साहब ने भी फ्लोर पे भी हाउस के और हमारी पार्लियामेंट्री बॉडी की
ये कमेटी की 2 मीटिंगें थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, दोनों में ये कहा है कि जी हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उसके ये मान ना लिया था कि जी हम डेस्परेट है, हमारे पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है, किस चीज की कमी है मुझे पता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर ये करना चाहते हैं ये कर ले, और कोई चीज अरमान निकालना चाहते हैं लेकिन कर ले, अभी हमें कंफर्टेबल। साहब अगर बजट वाले मामले पे आपके मामला नहीं तय पाते, आप लोग के नुकात नहीं माने जाते, तो फिर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता था, क्योंकि फिर आप लोग के इख्तिलाफात पैदा हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। तमाम कंफर्टेबल मेजोरिटी का इजहार हम कर चुके हैं आईनी इंतखाबात में, सदर पाकिस्तान के, चेयरमैन सेनेट के, सेनेटर्स के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, जो आपने देखा दुगने से ज्यादा वोट जो है वो हमारे तरफ से कास्ट किए गए। और अब बजट में देख लीजिए, कल वोटिंग कराई थी, 118 हमारे थे, 46 इनके थे वोट। तो ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हम पैर रगड़ रहे हैं, हाथ रगड़ रहे हैं, मिलने के लिए मन्नतें कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो एक बात से आपका तवज्जो दिलाऊंगा, अभी जो चीन का एक मिनिस्टर आया था अपने बिजनेसमैनों को लेके, उसने 2 बातें पहली बार बोली है कि बाहर का कोई डिप्लोमेट मुल्क में आके किसी और मुल्क में इतना खुल के नहीं बोलता, लेकिन पहली बार उसने 2 बातें बोली और ठीक खुल के बोली। एक उसने कहा कि जी पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा, अगर सरमाकारी और CPEC को आगे चलाना सही। और दूसरा उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम, ताकि नहीं आप मुल्क में इंतशार है। तो हम तो इन बातों से ये तहफुजात जो रिजर्वेशन दिखाए गए, हम भी चाहते हैं कि चले बैठ के बात कर लेते हैं, और अगर आप कन्विंस और गेट कन्विंस पे आपका मौक़िफ़ कुछ ऐसा है कि उसमें आप कायल कर सकें, तो मुल्क के मफाद में हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन इसके माने ये ना किया जाए शौकत भाई कि कोई हमें कमजोरी है या डेस्परेट है, या हमारी कंफर्टेबल मेजोरिटी है और दोनों पार्टियों में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। जो छोटे मोटे हमारे हुकूमत साजी के एग्रीमेंट के इश्यूज थे, वो अब बजट के तीसरे दिन से चौथे दिन में पूरे खत्म हो गए। पंजाब में भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हमारी तो तमाम शिकायतें वगैरह कोई है ही नहीं। तो ये बातें जहन में रखें कि क्या फिर हम पैर पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, मदद करेंगे? नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है। आपने फैसले करने हैं कि आप अपोजिशन का किरदार जानते नहीं। आज तक कभी आपने अपोजिशन का रोल प्ले नहीं करा, ना हाउस में, ठीक है, ना कहीं और। आपको सिर्फ हुकूमत का रोल करना आता है। हम भी सियासत में बहुत बार हम एक जनरल परसेप्शन ये कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये बड़ी अच्छी अपोजिशन करते हैं, बड़ा प्रेशर बना के रखते हैं हुकूमत पे, वरना जो इनकी हुकूमत का दौर है उससे मुतालिक राय भी फिर हमने लोगों की सुनी है। मिर्जा साहब, तो हमारा ये है कि आखिरी बात क्या है कि जी सियासत में अपोजिशन भी होती है, हुकूमत भी होती है, ठीक है, ट्रेजरी भी होती है, भी होती है, उसमें आपको वही किरदार अदा करें। बिल्कुल सही है। अब यही एक मेरा ठीक है जी, उसमें वाले पेश कर रहे हैं। बड़ा नजम साहब का टर्न है, बस एक फिक्र अगर आप कहते हैं, फिर मैं नजम साहब के पास जा रहा हूँ, डिटेल से अपना मौके बयान करें। मैं सिर्फ बता दूं कि जो इलेक्शन करवाने आए थे ना काकड़ साहब, उन्होंने कहा 47 वाली कहानी मैंने खोल दी ना तो आप मुंह छिपाते फिरेंगे। दूसरी बात, आप जरा बेग साहब पूछ लीजिएगा खुर्शीद शाह साहब से कि इलेक्शन के फौरी बाद कौन हमें वजीर आजम बनाने गया था और हमारे साथ हुकूमत बनाने पीपल्स पार्टी के कौन कौन लोग गए थे, ये पूछ लीजिएगा। तीसरी बात, आज भी हम कहते हैं आप लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बस अब ये पॉइंट आ गया, क्योंकि नजम साहब की टर्न है, इसके बाद फिर मैं आपकी तरफ से आता हूँ ना। तो अब नजम साहब, ये अपोजिशन मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, हुकूमत ने एक मुल्की मफाद में और एक सिस्टम चलता रहे और एक सियासी अदम इस्तेकाम ना है, वो इस सूरत में ऑफ़र कर रहे हैं। बाहर वाले भी आकर बताने के पहले अमन अमान के मसले को हल करें, फिर आप सियासी इस्तेकाम लाएँ। अब ये वो 2 मिनिस्ट्रियाँ हैं, ज़्यादा सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। औरंगज़ेब साहब पर, उनकी तकर्री पर इस वक्त अपोजिशन को एतराज़ है, मोहसिन नकवी साहब पर इनको एतराज़ है। तो ये हुकूमत के पास भी कोई ऐसे 2 लोग नहीं थे जो वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से अपने अंदर से ढूंढ कर वो लगा देते?
लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें जो हैं इसी तरह ही तकरीबन बनती हैं, इसी तरह चलती हैं। इमरान खान साहब ने हुकूमत कौन सी कोई बड़ा आपने एक इलेक्शन चीज का बनाई थी, या उससे पहले अगर हम 2013 आप इंतखाबात की बात करते हैं कि काकर साहब ने कहा कि मैं 47 वाली कहानी खोल दूं, तो काकर साहब तो इस बयान से मुकर गए थे और उन्होंने कहा था कि वो जो था उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया। और जहाँ इंतखाबात की बात है, कौन से इंतखाबात ऐसे हैं जिसके बारे में आप ये कहें कि यहाँ पर तस्लीम किया गया? मैं 90 की दहाई से यहाँ पर सियासत को देख रहा हूँ, मैंने तो किसी इंतखाबात के बारे में ये नहीं सुना कि जनाब बड़े फेयर एंड फ्री थे, बड़े ठीक थे। 2013 में देख लें, 35 पंक्चर की कहानी थी, बाद में वो सियासी बयान साबित हुआ। 2018 के आपके सामने है, ये इंतखाबात भी आपके सामने। मैं इन चीजों से हटकर एक बात मैं आपको बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अमन और अमान के हवाले से जो सिचुएशन है, 1 जनवरी से लेकर अब तक हमारे 111 फौजी जवान और अफसरान शहीद हो चुके हैं। ये किसी मुल्क में ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये जो इंसर्जेंसी है और जिस तरह यहाँ पर स्मगलिंग को रोकने के लिए काम हो रहा है, जिस तरह बाकी चीजें हो रही हैं, इसमें सियासी इस्तेहकाम बुनियादी चीज है। चाइना ने दुरुस्त मशवरा दिया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कभी ना कभी तो जिम्मेदाराना सियासत करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो पार्लिमानी सियासत करनी पड़ेगी। ये जो सोशल मीडिया की सियासत होती है ना, जिस पर हमारे पास कौन आया था, असद तूर साहब ने कहानी बयान की, फलां चीज फलां बंदे के पास फलां बंदा पहुंच गया था, वो हमारे पाँव पड़ गए थे, वो रो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं। ठीक है, ये आप अपने अनपढ़ से सपोर्टर्स को, वोटर्स को जरूर उससे गाइड करें। पाकिस्तान में चीजें इससे बहुत आगे जा चुकी है। इस वक्त इशू जो है अमन अमान का है, इस वक्त इशू जो है मुल्क की मईशत का है, इस वक्त इशू जो है वो पाकिस्तान के सर्वाइवल का है। अफगानिस्तान में इतना बड़ा असला छोड़कर अमेरिकी फौज जा चुकी है कि अगर वो जिस तरह यहाँ पर स्मगल हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, तो खुदा ना खास्ता यहाँ पर एक मरतबा फिर मुशर्रफ तौर और वो उसके बाद भी जो दहशतगर्दी होती है वो वापस आ सकता है। हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी चीजों को सियासत के साथ जोड़ सकते हैं, कौन सी चीजों को नहीं जोड़ सकते। हमने कश्मीर खो दिया है, हमने यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि बाकी पाकिस्तान को भी खो दें। तो सियासी मफादात के लिए अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करना, सियासी इसके लिए कि इस पर हम कोई बार्गेन करें, मेरा ख्याल है घाटे के सौदे होंगे। पाकिस्तान होगा तो ये सब सियासतें होती रहेंगी, सब चीजें चलती रहेंगी। और खान साहब अंदर गए हैं तो कोई पहले वजीर आजम तो नहीं है जो जेल में गए हैं, भुट्टो साहब भी गए थे, जरदारी साहब ने भी एक बड़ा तवील अरसा गुजारा, नवाज शरीफ जाते रहे। चलें अब देखते हैं कि ऑपोजिशन अपने इस फैसले पर जो ऑपरेशन की इस मुखालफत हो रही है वो करती है नहीं। आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नजम वली खान साहब, शौकत बस्सा साहब, मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।